Good afternoon, everyone. हाँ भाई, फाइनल ईयर आप लोगों के में जो अब टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो था समाज, है ना। हम समाज के बारे में तो बात कर रहे थे। समाज में भी हम बात कर रहे थे मधुमक्खी के बारे में कि मधुमक्खी का समाज किस प्रकार का होता है। ठीक है, हनी बी के बारे में हम बात कर रहे थे जिसमें ये बताया गया था कि मधुमक्खी का जो होता है उसमें 3 प्रभेद पाए जाते हैं, रानी, नर और श्रमिक। हमने सबसे पहले बात की थी श्रमिक के बारे में, और श्रमिक के उसमें भी हमने थोड़ी बहुत उसके बारे में जानकारी ले ली थी। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जो उसमें स्टिंग मतलब डंक उपस्थित होता है। जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किसकी बात की थी कि उसमें जो 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं, तो उन टांगों का क्या स्ट्रक्चर रहता है, कितने सेगमेंट्स में वो डिवाइडेड होती है और उन पे कौन कौन संरचनाएं पाई जाती हैं, यही बताया था। तो चले फिर आज हम बात कर लेते हैं उसमें उपस्थित जो डंक होते हैं। पहले एक डायग्राम देख लेते हैं हम। पॉज नहीं है क्या ये मैम? हाँ, म्यूट करें प्लीज। हाँ भाई, फाइनली जरा ध्यान दीजिएगा। हम बात कर रहे हैं ये जो मधुमक्खी में जो स्टिंग पाया जाता है, स्टिंग मतलब
स्टिंग मतलब जो डंक होता है वो, ठीक है। तो ये डंक पाया जाता है, लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये डंक जो होता है वो ओविपोजिटर का ही क्या रहता है, रूपांतरित रूप होता है, ठीक है। जो किसमें पाया जाता है, श्रमिकों में, मेनली श्रमिकों में पाया जाता है, लेकिन हाँ रानी में भी पाया जाता है ये, ठीक है। लेकिन नर में नहीं उपस्थित होता, जो ड्रोन होता है उसमें एब्सेंट होता है, लेकिन हाँ जो ज्यादातर काम आता है वो श्रमिक में, और कभी कभी रानी भी उसका यूज करती है। जनरली रानी अपने हाइव से तो निकलती नहीं है, पर अगर कोई इस पर अटैक करता है तो यस उसमें भी स्टिंग पाया जाता है, ठीक है। ओविपोजिटर का ये क्या रहता है, रूपांतरित रूप होता है। अब इसमें उपस्थित क्या क्या चीजें होती हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें एक तो पॉइजन ग्लैंड, विष ग्रंथि, पॉइजन ग्लैंड, 2 एसिड ग्लैंड, 1 एल्केलाइन ग्लैंड उपस्थित होती है, ठीक है। जब भी कोई मनुष्य इसके करीब जाता है या इनके थुत्ते पर जैसे ही वो हाथ डालने की कोशिश करता है तो करती क्या है, ये अपने उदर मतलब एब्डोमेन के पास उपस्थित रहती है जनरली, ठीक है। तो ये इनके जब ये माउथ पार्ट्स के उसमें से क्या निकालती है, ये दिख रहा है, ये लंबा सा छोटी वाली चौक का है मैम, छोटी वाली चौक इसमें है सर, ये एक सेकेंड, चलो ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जरा इसके डंक में किस तरह से काम करती है। तो ये चीज दिख रहा है आप लोगों को, ये लैंसेट, ठीक है। इसमें जनरली करते क्या है क्लास, जैसे ही आपने इसके उस पर हमला किया वैसे ही क्या करेंगी, इनके उदर के पीछे मतलब एब्डोमेन के पीछे की तरफ ये स्टिंग पाया जाता है। ये फटाफट से अपने इस पॉइजन सैक में जैसे ही इसकी क्या मिलेंगी, एसिड ग्लैंड मिलते हुए ये अपने इस लैंसेट को आगे की तरफ बढ़ाएंगी, प्रेस करते हुए इसमें से जैसे ही ये इस तरह से बाहर निकल आएगा इसके बार्ब्स और इसके ये लैंसेट, ठीक है, वैसे ही आपको इंजेक्ट कर देती है, इंजेक्ट करती है ना, डंक मारती है जब, वैसे ही है जैसे ही आप इसके हाथ वो टच करेंगे ये अपने उदर के पीछे वाले भाग में डंक पाया जाता है, उस पर ये प्रेस करके अपना लैंसेट और इसके बार्ब्स वगैरह बाहर निकलते हैं और आपके को डंक मार देते हैं, ठीक है। जैसे ही डंक मारते हैं तो होता क्या है क्लास कि इसके साथ जैसे इनमें एक तो स्टिंग जो इनकी विष ग्रंथियां होती हैं वो, और साथ में इनका कुछ आंत जो होती है मतलब इंटेस्टाइन वाला पार्ट जो रहता है वो थोड़ा सा डंक मारते समय बाहर निकल आता है शरीर से, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब कहने की बात यहाँ ये है कि जब भी अगर आपको कोई भी मधुमक्खी डंक मारे इसका मतलब है आपको थोड़ी देर का ही दर्द होगा, कुछ घंटे का, लेकिन उस श्रमिक की या उस रानी की, जनरली श्रमिक मारते हैं, तो उस श्रमिक की मौत हो जाती है, उसकी मृत्यु साथ के साथ होती है, क्योंकि ये डंक इतनी जोर से मारते हैं कि इनकी आंत तक थोड़ा सा पार्ट बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी अगर आपको इस तरह से अटैक होता है तो आप समझिएगा कि उसमें क्या होगा, उसमें उसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं उसमें किस तरीके से भाई क्या करते हैं, मकरंद को इकट्ठा करते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर श्रमिक के बारे में सबसे पहले, है ना। मैम ये वाली, अच्छा फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर वो चल रही है, फर्स्ट पेपर, उसका नाम, अच्छा उसका नाम है आपका डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड एवोल्यूशन, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल लिख दीजिए फिर आप, ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल। चले, श्रमिक क्या करते हैं, ये हमेशा पॉलन ग्रेन मतलब मकरंद और जो इसके परागकण होते हैं वो पॉलन ग्रेन और नेक्टर उसे कलेक्ट करते हैं, और
ढूंढने के बाद ये सब चीज उसको फूलों में से मिलती है। उसको करने के बाद ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसको तो कहाँ पे रखते हैं, अपने पैरों के तरफ जो परागकोश की ओर पड़ी जाती है ना, उस दिन बताया था कुछ बास्केट, पॉलन बास्केट, उसमें भरते जाते हैं। नेक्टर को ये लेके जाते हैं सीधे क्रॉप में। क्रॉप को हम बोलते हैं हिंदी में पेशड़ी। अब ये पेशड़ी वेशड़ी तो छोड़ें आप सर, ठीक है, जनरली क्रॉप वर्ड पर ही फोकस करें। ये हमेशा नेक्टर कहाँ रखते हैं, अपने क्रॉप में। क्रॉप के पीछे की तरफ जहाँ ये क्रॉप बना होता है ना, ये ठीक है, ईसोफेगस पर क्रॉप, क्रॉप के बाद एक छोटा सा वॉल्व पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कलेक्ट कर लिया अपना ये नेक्टर, और ये नेक्टर इस वॉल्व में से होते हुए थोड़ा सा नेक्टर ये अपने में भी ले लेते हैं, मतलब खुद भी थोड़ा सा ग्रहण कर लेते हैं, खुद भी थोड़ा सा उसमें से नेक्टर खा लेते हैं। इट मीन्स तो इसमें से कुछ तो ये उसमें चला जाएगा, इसके पीछे जो क्रॉप के पीछे एक वॉल्व होता है इसमें से होते हुए, और बाकी को ये क्या करेंगे, अपने अंदर क्रॉप में ही रखते हैं बाकी को, ठीक है। अब उस क्रॉप में रखकर, मतलब इसमें नेक्टर है आपके, नेक्टर में मिलाते हैं सलाइवा, अभी तक बताया ही था ये सब चीजें तो है ना, सलाइवा मिलाते हैं और उसको लेकर जाकर फिर कहाँ कर देंगे, अपने हाइव में। जो हाइव में इनकी जो सेल प्रेजेंट होती है ना, सेल समझते हैं ना, हेक्सागोनल शेप, ठीक है, उसमें ले जाकर उसको पोर कर देते हैं। पोर मतलब उड़ेल देते हैं, उसमें सलाइवा वगैरह मिलाकर उसको उड़ेल देते हैं। ये जब ये नेक्टर में सलाइवा वगैरह मिलाते हैं जनरली क्लास, तो होता क्या है ये नेक्टर होता है ये लेव्यूलोज में परिवर्तित हो जाता है। लेव्यूलोज, फ्रक्टोज, डेक्ट्रोज, इन सब में ये रूपांतरित हो जाएगा और उस चीज को ले जाके क्या करेंगे, ये हाइव की सेल में जो उनकी कोशिकाएं बनाते हैं ना हेक्सागोनल शेप की, उसमें जाकर उड़ेल देंगे। फिर ये यहाँ पर है, अब इसका आपका ये क्या चीज, हनी, आपका शहद सेल में आ चुका है। वहां पर जो और श्रमिक होंगे वो इसको दोबारा से ग्रहण करेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई सारे तो खाने नहीं जाते हैं ना, वो तो ये जो लोग जो लेकर आएंगे, क्या कहते हैं, जो खोजी आपके मधुमक्खियां हैं जो खाना लेकर आएंगी वही तो खाएंगे। तो जो बाकी के श्रमिक होते हैं उन्होंने वो दोबारा से अपने अंदर लेंगे, उसमें फिर से सलाइवा वगैरह मिला के अपने, और उसमें थोड़ा सा क्या चीज, उसको लेव्यूलोज को और अच्छे से क्या करेंगे, उसमें से क्या कहते हैं सलाइवा मिलाएंगे और उसमें जितना भी वाटर होगा वो सब उड़ाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर से उनको सेल में उड़ेल देंगे, इसी सेल में या फिर किसी और सेल में उड़ेल दिया उन्होंने। और आप लोगों ने जनरली देखा होगा, कोई भी छत्ता होता है फाइनल ईयर, ठीक है, यहाँ पर मधुमक्खियां उड़ती रहती हैं ऑल टाइम इस छत्ते के चारों ओर। वो क्या करती हैं, एक्चुअली उड़ने वाली मधुमक्खियां जो होती हैं वो श्रमिक होते हैं हमेशा, मैंने पहले भी बताया था। ये श्रमिक हमेशा अपने पंखों को फड़फड़ाते रहते हैं लाइक दिस, जिसकी वजह से क्या रहता है कि इसके जो पंखों की वजह से आपका ये जो लेव्यूलोज वगैरह होता है, तो थोड़ा बहुत भी अगर पानी की कुछ बूंद वगैरह है तो वो उड़ जाए, तो उसको अच्छे से डिहाइड्रोज कर देते हैं, ठीक है, निर्जलीकरण उसका कर देते हैं। और उसके बाद इसमें जो आपका शहद होता है वो प्योर अवस्था में आ जाता है, जिसे आप बाद में खाने के लिए, ठीक है, क्लियर है, होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं ये श्रमिक, भाई श्रमिक होते क्या है, बंधे मादाएं तो होती हैं, ये मादाएं होती हैं, है ना। ये बंधे मादाएं जो होती हैं, सबसे पहले जब इनका जन्म होता है, मतलब हैचिंग की, एग में से हैच होती है, स्फुटन की प्रोसेस होगी। स्फुटन की प्रोसेस के बाद ये 3 दिन तक, 3 दिनों तक क्या करती है, जो सबसे छोटी जो मधुमक्खियां होती हैं 3 दिनों तक क्या करती हैं, एक तो अपने हाइव की साफ सफाई करती हैं, ठीक है। उसके कुछ टाइम के बाद, मतलब थोड़ी सी और बड़ी होती है 4-5 दिन की, उसके बाद वो करना क्या स्टार्ट करती हैं, जो उनमें लार्वा होते हैं
लार्वों की देखभाल, उसके बाद जब वो कुछ 10 से 20 दिन की होती हैं तब तक वो क्या करती हैं, अपने जो छत्ता होता है उनका मतलब हाइव, उसकी सुरक्षा करती हैं। ठीक है। और 20 दिन के बाद से, मतलब 20 दिन के बाद से, या हम डेज में, दिनों में ही इन्हें बता रहे हैं। ठीक है। 20 दिन के बाद से ये एक खोजी मधुमक्खी के रूप में आ जाती है। खोजी मधुमक्खी के रूप में आ जाती है। फिर ये पूरी जीवन पर्यंत, मतलब पूरी अपनी जिंदगी भर क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ नेक्टर कलेक्ट करेगी, अपने लिए जो खाना है उसको ढूंढेगी इधर उधर। ये उसकी पूरी होल लाइफ चलती है। ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो श्रमिक होते हैं उनकी जिंदगी ज्यादा नहीं होती, ज्यादा नहीं होती ना श्रमिक की जिंदगी, ज्यादा से ज्यादा वो 8 हफ्ते तक जीते हैं बस, उससे ज्यादा नहीं जीते हैं। क्यों? क्योंकि उन पे काम का बोझ बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। अगर उन्हें थोड़ा बहुत भी खाना कलेक्ट करना होता है तो वो कई कई किलोमीटर तक बिना थके बिना रुके उड़ते हैं। तो उस वजह से इनका शरीर इतना दुर्बल हो जाता है कि उनकी मौत बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वो 8 हफ्ते तक जीते हैं, उससे ज्यादा नहीं जी सकते हैं। उन्हें अगर नॉर्मली बता रहे हैं, अगर उन्हें 1 किलोग्राम शहद इकट्ठा करना है ना, तो उन्हें इतना उड़ना पड़ता है कि कम से कम वो दुनिया के 3 से 4 चक्कर इजीली लगा लें। तो सोचो उन्हें कितना उड़ना पड़ता है अपने थोड़े से शहद को बनाने के लिए, है ना। तो इतना काम का बोझ उन पर होता है कि जिसकी वजह से उनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। चले, ये तो बात रही आपके श्रमिक के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं आपकी नर के बारे में। नर मतलब ड्रोन, ड्रोन के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो ड्रोन होते हैं ये साइज में श्रमिक से थोड़े बड़े होते हैं और रानी से थोड़े से छोटे होते हैं। ठीक है। और साथ में इनमें डंक नहीं पाया जाता, डंक अनुपस्थित होता है इनमें। ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या काम करते हैं, रानी को निषेचित करने का, रानी को निषेचित करना ही इनका मेन पर्पस होता है, मेन काम होता है ये। ठीक है। ये अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही रानी को निषेचित कर सकते हैं। ठीक है। अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही रानी को निषेचित कर सकते हैं, उससे ज्यादा बार नहीं कर सकते हैं। कभी इनके छत्ते में अगर खाने की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तो जो श्रमिक होते हैं सबसे पहले इन ड्रोन को ही बाहर निकालते हैं, क्योंकि ड्रोन का मतलब नर का इनके छत्ते में कोई भी मेन रोल नहीं होता। ना तो इनकी टांगों पर वो परागकण और वो सब इकट्ठा करने के लिए कोई भी आपकी संरचना उपस्थित होती ही नहीं है, जो भी श्रमिक पे दिखाई थी मैंने, है ना, दिखाई थी ना, पैक्टिन वो सब चीज मिला के पैकर का वो बनाते थे, है ना। तो ऐसी कोई भी संरचना उनके पैरों पर उपस्थित नहीं होती है। इसीलिए जब भी कमी होगी इनके छत्ते में तो सबसे पहले नर को ही ये बाहर निकालते हैं। और या तो अगर ठंड के दिनों में इन्हें बाहर निकाल देते हैं तो ये तड़प तड़प कर मर जाते हैं। तो इसीलिए इनकी मृत्यु भी बहुत जल्दी हो जाती है ना, क्योंकि इनका ज्यादा काम तो होता ही नहीं है। इनका मेन काम क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ रानी को निषेचित करना होता है। ज्यादा काम ना होने की वजह से इसकी ज्यादा वैल्यू नहीं होती है इनके छत्ते में। नेक्स्ट जो है प्रभेद, उसके बारे में बात कर लेते हैं अब, रानी के बारे में। क्वीन, इसमें डंक तो पाया जाता है लेकिन एक तो इसका शरीर सबसे बड़ा होता है, तीनों प्रभेद जो हैं उन तीनों में सबसे बड़ा होता है। इसका जो उदर होता है, उदर मतलब एब्डोमन, वो पीछे की तरफ से थोड़ा सा नुकीला होता है, बड़ा होने के साथ साथ थोड़ा सा नुकीला होता है इस तरह से। ठीक है। और इसकी टांगों पर परागकोश, डायरेक्ट लिख देती हूँ,
परागकोश नहीं पाए जाते इसकी टांगों पर, ठीक है। इसका मेनली काम क्या होता है? अंडे देना, बस इसका सिर्फ मेन काम यही होता है, अंडे देना। जब इन्हें खाना अच्छी संख्या में मिलता है ना, तो ये एक बार में कुछ 1000 अंडे तक भी दे देती है ये, ठीक है। जब इन्हें अच्छा खासा खाना दिया जाएगा, इनके सेल में अच्छा खासा खाना इकट्ठा हो, तो उस वक्त ये क्या करेगी? अच्छे खासे अंडे भी देगी। तो कि पूरी जिंदगी में ये लगभग 10 लाख तक अंडे दे देती है। और साथ में इसका सिर्फ मेन पर्पस तो यही होता है, अंडे देना, है ना। और ये फेरोमोन का सीक्रेशन करती है। फेरोमोन के स्त्रावन से ही क्या होता है, इसमें जो भी श्रमिक होते हैं वो इसकी बात मानते हैं, किसकी? अपनी रानी की, ठीक है। जैसे जैसे ये बूढ़ी होने लगती है, वैसे वैसे इसका फेरोमोन का भी स्त्रावन कम होने लगता है, और साथ में वो अपने श्रमिक जो होते हैं वो इसकी बात मानना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो चले, ये तो रही इनके प्रभेदों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें। अब हम बात कर लेते हैं इनकी लाइफ साइकिल के बारे में, ठीक है। लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल मतलब सबसे पहले नर, नर मतलब ड्रोन व रानी, ये दोनों कामद उड़ान भरते हैं। कामद उड़ान का मतलब हो जाता है क्लास मेटिंग के लिए उड़ाई गई कोई उड़ान, मतलब क्योंकि बताया था इनकी मेटिंग कहाँ होती है? हवा में होती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? हवा में जाते हैं, वहां पर क्या करेंगे? मेटिंग करेंगे। और मेटिंग के बाद, मेटिंग हो गई इनमें, रानी में ये खासियत होती है, स्पेशलिटी होती है कि ये निषेचन की प्रक्रिया को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेती है। तात्पर्य ये चाहे तो निषेचन की प्रक्रिया अपने अंडों पर होने दे, और अगर नहीं चाहेगी तो इसका एक भी अंडा जो निषेचन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये रानी की स्पेशलिटी होती है। मेटिंग के बाद में ये नर जो हो जाता है वो तो मर जाता है, ठीक है। लेकिन रानी जो होती है वो फिर से कहाँ जाती है? अपने छत्ते में लौट आती है, ठीक है। छत्ते में आने के कम से कम 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद ये अंडे देना स्टार्ट करती है ये, ठीक है। अंडे दे देती है। अब अंडे देने के कम से कम 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद इसमें से क्या होती है? हैचिंग की परेशानी होती है, प्रोसेस। क्या होगी? हैचिंग होगी 3 दिन के बाद। हैचिंग होने के बाद इसमें जो भी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि भाई 3 दिन तक तो वो सिर्फ साफ सफाई करेंगे, उसके बाद में वो लार्वा जो उपस्थित होते हैं उनकी देखभाल करेंगे, फिर उसके बाद ये उनकी सुरक्षा करते हैं हाइव की, और बाद में वो खोजी के रूप में इधर उधर उड़ाने भरते हैं। क्लियर है यहाँ पर? चले, अब ये जो अंडे देने की प्रोसेस होती है, ये अंडे भी किस तरीके से देती है? रानी को पता होता है कहाँ कहाँ अंडे देने हैं, मतलब इनका ब्रूड चैम्बर अलग होता है जहाँ पर अंडे दिए जाते हैं। ये कुछ तो अंडे जो है वो नर के कक्ष में देगी, अनिषेचित, ठीक है। जो कैसे होते हैं? अनिषेचित होते हैं, ठीक है। और बाकी के जो अंडे होते हैं वो कैसे होते हैं? वो निषेचित होते हैं, जिनमें से श्रमिक और रानी बनते हैं। जब तक रानी अपनी अच्छी अवस्था में है तब तक ये किसी और रानी को पनपने नहीं देती है, उसमें कोई और रानी हो ही नहीं सकती। लेकिन जब इसे लगता है कि अब ज़्यादा टाइम जीवित नहीं रहेगी, तब ये लास्ट टाइम अपनी कामद उड़ान भरती है, और उसके बाद जितने भी ये अंडे देती है वो लगभग रानी में ही परिवर्तित होते हैं। थोड़े बहुत ये रानी कक्ष में देती है, बाकी सब इसके श्रमिक में देती है ये, ठीक है। अब उसमें से जो रानी निकलती है, जो रानी कक्ष होता है, उनमें से जब ये रानियां निकलती हैं तो हमेशा इनमें क्या रहेगा? पुरानी रानी तो मरने के कगार पर है, अब ये रानी तो मरने के कगार पर है। तो उस वक्त उन सब रानियों में प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है कि अब कौन रानी बनेगा, ठीक है। तो लड़ाई वगैरह ज़्यादातर होती है। तो ये सब तो आप लोगों को पहले भी मैं अच्छे से बता चुकी हूँ।
क्लियर है ना। अब ये जो रानी के उसमें जो ये अंडे देती है रानी, ये रानी जो है इसका जो ब्रूड चैम्बर जिसमें ये रानी बनाने के लिए अंडे देती है, ठीक है रानी, तो उन्हें क्या दिया जाता है, स्टार्टिंग में तो सारे ही अंडों को रॉयल जेली दी जाती है ना। क्या दिया जाता था, रॉयल जेली दी जाती है स्टार्टिंग में तो, लेकिन जितनी रानियां को इन्होंने डेवलप करना होता है उनको तो बाद में भी रॉयल जेली देना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बाकी सबको, चाहे वो नर हो चाहे वो श्रमिक हो, उन्हें फिर वो रॉयल जेली ना देते हुए क्या देना स्टार्ट कर देते हैं, ब्रीड बी। ठीक है, इसमें क्या होता है ब्रीड बी में, इसमें ये इनके क्या कहते हैं शहद की मात्रा को थोड़ा सा कम कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ नेक्टर और सलाइवा वगैरह नॉर्मली देते हैं उनको। ठीक है, तो इसी प्रकार से रॉयल जेली जो है वो सिर्फ और सिर्फ किनको दी जाती है, जिनसे रानियों का विकास होना होता है। क्लियर है यहाँ पर मैम? बताएं बेटा, प्रियंका क्लियर है? बताएं। चलिए आगे चलते हैं फिर हम। देखें, यहाँ तो हमने बात की तीनों प्रभेद के बारे में, उनकी लाइफ साइकिल के बारे में। अब हम बात करेंगे जो हमारा मेन पर्पस है वो है इनके बीच में होने वाली कम्युनिकेशन। हाँ, ओके गुड। देखिए, कम्युनिकेशन मतलब संचार। ठीक है, मतलब इतनी सारी मधुमक्खियों के बीच में संचार किस तरह से होगा उसी के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो जैसे जब भी कभी ये खोजी मधुमक्खी जो होती है ये हमेशा अपने हाइव से, सपोज कीजिए ये इनका हाइव है, यहाँ से जब ये जाएगी तो काफ़ी घूमते फिरते ऐसे ऐसे जाएगी, और इसे कहीं पर अगर खाना मिल जाता है, खाना मीन कहीं पर इन्हें बगीचा वगैरह मिल जाएगा जहाँ पर इन्हें बहुत अच्छे प्रकार के फूल वगैरह मिलते हैं, तो वहाँ पर जाने के बाद क्या करेगी ये वहाँ से आने के बाद हमेशा सीधे रास्ते से आती है, लाइक दिस। ठीक है, कहने की बात ये है कि जब ये जाएगी उस दौरान तो ये इस किसी भी डायरेक्शन में घूमते फिरते बहुत लंबा चक्कर लगाती है, लेकिन जब इसे कोई एक बगीचा या बहुत अच्छी जगह मिल जाएगी जहाँ पर इनको खाना वाना बहुत अच्छे से प्रोवाइड हो जाएगा, तो उस दौरान फिर ये एक सीधी रेखा में ही जाती है अपने हाइव तक। ठीक है, ऐसा ये करती कैसे है, इसके लिए ये हमेशा सूरज को, जो सूरज होता है ना, सूर्य को एज कंपास की तरह से यूज किया जाता है। ठीक है, कंपास समझते हैं ना आप लोग, दिशा का ज्ञान जिसमें से हम कर सकते हैं, और कितना डिग्री एंगल है हमारे हाइव से यहाँ तक का, जैसे मैंने भी डायरेक्ट 180 का बना दिया है ना। तो इन सब चीज़ों का ज्ञान जो होता है ये मधुमक्खियों में इन्नेट होता है, जन्मजात ही होता है, और ये सूर्य की किरणों को ही एज अ कंपास की तरह यूज करती हैं। ठीक है, अब किसी एक मधुमक्खी थी जो इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे गई थी, उसके बाद लौट कर आई है, यहाँ पर और भी मधुमक्खियां अब उपस्थित हैं। अब उस दौरान करते क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा फाइनल ईयर। अब सबसे पहले करना क्या होता है इन्हें, ये जब इस तरह से करते हैं उसके बाद जैसे ही ये अपने छत्ते में लौटेंगे वैसे ही ये अपने बाकी के श्रमिकों को किस तरीके से बताएंगे कि इन्होंने खाना कहाँ देखा था, उसको बताने के लिए वो कुछ डांस करते हैं, मतलब नृत्य करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन जो होता है, संचार जो होता है मधुमक्खियों में, वो डांस के माध्यम से होता है। वो भी मधुमक्खियों में 2 प्रकार का डांस पाया जाता है। पहला होता है घूमर। कौन सा होता है, घूमर नृत्य। ठीक है, इसमें मधुमक्खियां जो है वो राउंड राउंड घूमती हैं, और जो दूसरी प्रकार का है वो है पुच्छ अभिदोलन नृत्य।
ठीक है। अब इस घूमर नृत्य में क्या होता है फाइनली, ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई मधुमक्खी जो भी देखकर आई है वो सबसे पहले, अच्छा जरा रिजॉइन कीजिए प्लीज,